हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर और 1 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनकी चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने लायक होंगे। साथ ही चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको भी रिवाइज करते रहेंगे, स्टैटिक जीके भी इसी में देखते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पैरालंपिक से। तो पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 की बात करते हैं। इसमें अभी अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? भाई देखिए, ओलंपिक के अंदर तो हमारा कुछ खास हो नहीं पाया, यानी अच्छा ही था लेकिन गोल्ड मेडल तो हम नहीं जीत पाए। पर पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा जो है इन्होंने हमें गोल्ड मेडल दिला दिया है फाइनली। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो अवनी लेखरा की बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पे आप इमेज देख पा रहे होंगे, है ना। टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड दिलाया था और यहाँ पर इस बार पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, ध्यान से सुनिएगा। विमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है अवनी लेखरा ने। किसमें? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। ध्यान रखिएगा, खेल का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। और साथ ही साथ मोना अग्रवाल जो कि भारत की हैं, उन्होंने इसी खेल के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों आया है। फिर बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 की। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था किसने? अवनी लेखरा ने जीता था। अवनी लेखरा जो है वो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। फिर वहीं पर प्रीति पाल का नाम आपको ध्यान रखना है। प्रीति पाल की बात करें तो 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल। और इसके साथ ही पैरालंपिक खेलों के ट्रैक इवेंट में कोई भी मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये रेस है यानी दौड़ के अंदर 100 मीटर दौड़। अच्छा, यहाँ पे आपके मन में आ गई कैटेगरी क्या है ना। कैटेगरी, तो कैटेगरी का मतलब ये होता है, जैसे होता है ना कि कुछ लोग अगर फिजिकल एबिलिटी में यानी कि अगर दिव्यांग हैं, या हम अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, अगर कोई विकलांग है तो कितना विकलांग है, क्या उसके एक हाथ नहीं है, या उसके दोनों हाथ नहीं है, या उसके एक पैर नहीं है, या दोनों पैर नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना, जो जितना ज़्यादा मतलब विकलांग है उसी हिसाब से कैटेगरी डिवाइड होती है और वो उसी कैटेगरी में खेलते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है। फिर वहीं पे हम बात करते हैं हरियाणा के मनीष नरवाल का नाम ध्यान रखिएगा। मनीष नरवाल जो है ये मेंस 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में SH1 कैटेगरी के अंदर सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं रुबीना फ्रांसिस ने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो कौन कौन से नाम है वापस ध्यान से सुनिएगा, फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा दोनों राजस्थान से हैं। फिर से देखिए, ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल का नाम ध्यान रखिएगा। किसका? अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने मेडल जीता है। ठीक है। दूसरा आपको नाम ध्यान रखना है प्रीति पाल ने, इन्होंने रेस के अंदर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर एक नाम आपको ध्यान रखना है मनीष नरवाल का, इन्होंने भी एयर राइफल पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। और एक आपको रुबीना फ्रांसिस का नाम ध्यान रखना है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। तो अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस, ये सब नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा मेडल जीता ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देश का पहला ऐसा खेल स्थल होगा जहाँ पर एक ही स्थान पर खेल परिसर, क्या खेल अकादमी मतलब खेल परिसर, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय होगा। इस परिसर में 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों की मेज़बानी की सुविधा दी गई है। ये जो आप खेल परिसर देख रहे हैं, कहाँ पर? बिहार के राजगीर में। कहाँ पर? बिहार के राजगीर में आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राजगीर में ही 8वां वुमेंस एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, ठीक है, 8th वुमेंस एशियन चैम्पियन ट्रॉफी जो है इसका भी आयोजन किया जाएगा। भारत में किया जा रहा है और कहाँ पर? बिहार के राजगीर में किया जाएगा। वहीं पे जो 7वां संस्करण था उसका आयोजन भी वुमेंस वाला जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी था हॉकी का, भारत में ही आयोजन किया गया था।
ठीक है, याद कीजिए लास्ट बार झारखंड में किया गया था। तो 8वां संस्करण वुमेन्स वाला जो है हॉकी एशियन चैंपियनशिप वो तो भारत में किया जा रहा है, वहीं पे 8वां संस्करण मेंस वाला कहाँ पर किया जा रहा है, तो चाइना के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, तो वुमेन्स वाला भारत में, बिहार के राजगीर में, और मेंस वाला हॉकी जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी है वो चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी बॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च करने वाली कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। अन्नपूर्णा देवी कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। सी बॉक्स पोर्टल जो है इसका उद्देश्य क्या? महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाना इसका उद्देश्य है। किसकी बात कर रहे हैं? महिलाओं के लिए जो कार्यस्थल है उसको सुरक्षित बनाना यानी सेफ करना उसका उद्देश्य है इस सी बॉक्स पोर्टल का। इस पोर्टल के माध्यम से जो भी काम करने वाली महिलाएं हैं वो अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती हैं, है ना, उनका निवारण उनको यहाँ पर मिल सकता है। कोई भी अगर समस्या होती तो वो इस पोर्टल पर जा करके अपनी बातें जो है वो रख सकती हैं, उसका निवारण भी किया जाएगा। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है ना, ये क्या हुआ, कोलकाता जो मर्डर और रेप केस हुआ है उसके बाद ये कदम उठाया गया है। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी ने इसको लॉन्च किया। चलिए यहाँ पर कुछ रिकॉल कीजिए कि अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ ऐप्स और पोर्टल कौन कौन से पढ़े हैं। एक पढ़ा आपने एम डेविस, जिसे किसने लॉन्च किया? WHO ने। एम डेविस क्या है? एम डिवाइस की बात करें तो ये जो है ये जितने भी मेडिकल उपकरण हैं उनकी जानकारी प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से। हाथी ऐप की बात करें, असम के अंदर इसे लॉन्च किया गया असम द्वारा। तो हाथी ऐप क्या है? मनुष्य और जो हाथी के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको रोकने के लिए, है ना। जहाँ पे हाथियों की संख्या ज़्यादा है वो गाँव में आबादी में घुस जाया करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसी संघर्ष को रोकने के लिए सेबी, है ना, सबको पता है, सेवा चैटबॉट जो है इसको लॉन्च किया है। सुविधा सॉफ्टवेयर 1 भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। जो भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, 30 अगस्त 2024 को नरेंद्र मोदी ने वधावन पोर्ट परियोजना जो है इसकी आधारशिला किस राज्य में रखी है? तो वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला महाराष्ट्र राज्य में रखी गई है। इसके बारे में ध्यान से समझिएगा एक चीज़ छोटा सा, कि ये जो पोर्ट परियोजना है यानी कि ये जो वधावन पोर्ट का मतलब बंदरगाह की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो बंदरगाह है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको बनाने के लिए जो लागत आने वाली है वो 76,000 करोड़ लागत आने वाली है। ये बंदरगाह सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है विकसित किया जा रहा है। अच्छा, सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत कब? 2015 में हुई थी। ठीक है, अच्छा, ये जो बंदरगाह है 2 चरणों में मतलब इसका निर्माण किया जाएगा। पहला चरण 2029 तक खत्म हो जाएगा, दूसरा 10 साल बाद 2039 तक खत्म हो जाएगा। ये पहला अपतटीय बंदरगाह होगा, है ना, ये पहला अपतटीय बंदरगाह होगा। अपतटीय बंदरगाह का मतलब क्या होगा? जो मुख्य भूमि होती है, ऐसे बंदरगाह जो मुख्य भूमि से दूर समुद्र में स्थित होते हैं। जैसे होता है ना, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती है वो तट पे नहीं आ पाती, उनको गहरे पानी में उतरने की ज़रूरत होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये मुख्य भूमि से दूर होगा। ऐसे बंदरगाह को अपतटीय बंदरगाह कहते हैं या फिर ऑफ शोर बंदरगाह कहते हैं। ऑफ शोर पोर्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है अगस्त 2024 में। अगला देखिए, FSSAI के CEO कौन है जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है? देखिए, FSSAI के CEO पहले भी गंजन कमलावी राव थे, मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, और अभी भी गंजम कमलावी राव ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बस इनका कार्यकाल क्या है, जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। ये कई बार एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी गई है, इसलिए ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं, रिवाइज कीजिए। राजविंदर सिंह भट्टी की बात करें तो CISF के महानिदेशक बनाए गए हैं। इन्होंने नीना सिंह का स्थान लिया। नीना सिंह वही जो पहली महिला CISF की प्रमुख थी, है ना, पूछा जाएगा आपसे तो वो आपको ध्यान रखना है। RS भट्टी के नाम से भी शॉर्ट में आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि हर जगह
न्यूज़पेपर में RS भट्टी लिखा हुआ आ रहा है, तो राजविंदर सिंह भट्टी की जगह पे RS भट्टी आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। दलजीत सिंह चौधरी की बात करें तो ये SSB के महानिदेशक थे, लेकिन अब BSF के महानिदेशक बनाए गए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड कर, अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, पुरानी चीज़ें याद मत कीजिएगा। सतीश कुमार, ये भी अपडेट करना है आपको। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन? सतीश कुमार बनाए गए हैं। पहले जया वर्मा सिन्हा थी जो कि पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी, अब ध्यान रखिएगा सतीश कुमार ने उनकी जगह ली। बी श्रीनिवासन की बात करें, ये NSG के महानिदेशक बनाए गए। सिंधु गंगाधरन की बात करें तो नेस्कॉम की अध्यक्ष बनाई गई हैं। जय शाह की बात करें तो ICC के चेयरमैन बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ICC के चेयरमैन जो है वो अब जय शाह बनाए गए। देखिए BCCI की बात नहीं कर रहे हैं हम ICC की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। चलिए अगला देखिए, WHO के किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया है? यहाँ पे बात करें अगर हम तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर मैं कहूँ आपसे WHO ने नगर पालिका को नेपाल का, मतलब किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया है, तो वो है धूलीखेल। क्या है? धूलीखेल। यहीं पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि WHO के बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की बात करें यहाँ पर तो मैप में आप यहाँ पे नेपाल को देख पा रहे होंगे, है ना। भारत की किस हिस्से पर है, ध्यान से देखिए। बात करें अगर यहाँ पे तो आप उत्तराखंड देख रहे हैं, घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, बिहार से घिरा हुआ है, यहाँ पे आपको सिक्किम दिख जाएगा और यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये इतने राज्यों से, भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है नेपाल, ठीक है। नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में ही आपको ध्यान रखना है किसका मुख्यालय है, किसका हेडक्वार्टर है, तो सार्क का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, किसका? सार्क का हेडक्वार्टर। फिर यहाँ पर करेंसी नेपाली रुपया चलता है। प्रधानमंत्री अभी नए नए बनाए गए हैं, KP शर्मा ओली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इसरो नेपाल के मुनाल सैटेलाइट को लॉन्च करने में सहायता करने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे WHO की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। WHO की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बिल्कुल याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई है? 7 अप्रैल 1948 में। और 7 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? तो आप क्या कहेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस एडहानोम जो है वो यहाँ के अध्यक्ष हेड हैं। कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था WHO का AI हेल्थ प्रोमोटर किसको लॉन्च किया गया है? तो साराह को बनाया गया। वहीं पे WHO के दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद को बनाया गया है। ये साइमा वाजेद कौन है? तो ये साइमा वाजेद जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनकी बेटी हैं ये साइमा वाजेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। M डेविस किसने लॉन्च किया था, है ना? तो WHO ने M डेविस को लॉन्च किया था। अच्छा, WHO ने नीमहन संस्थान को पुरस्कार भी दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अभी हाल ही में घोषित की है, किसको लेकर के? M-POX को लेकर के, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत जो है वो कौन सा है? तो प्रदूषण नियंत्रण पोत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं समुद्र प्रताप। किसको? समुद्र प्रताप इसका नाम है। समुद्र प्रताप ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ADB ने किस राज्य को स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? पहली चीज, किसने? ADB ने $500 मिलियन का ऋण देने की बात की है, लोन देने की बात की है स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए। कौन सा राज्य है? तो राज्य है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। वहीं पे बात करें ADB की तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना 1966 में मनीला फिलीपींस में क्या होता है? इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन? मासात्सुगु अस्कावा इसके हेड हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी भारत में अपना परिसर जो है वो कहाँ स्थापित करेगी? तो जो ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, जो विश्वविद्यालय है साउथहैम्पटन, वो भारत में जो अपना परिसर स्थापित करने वाली है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित करेगी। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। अच्छा, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या क्वेश्चन बनता है? पहला तो ये कि अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने वाला कौन है? पहला यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहली महिला वाइस चांसलर कौन? नईमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैं,
ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फिर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर, तो तेलंगाना में आपको ध्यान रखना है ना। कहाँ पर खुला है, तो तेलंगाना में। कुछ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीसीएस ने अपना 5वां पेस स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। इसने अभी हाल ही में फिलीपींस में, कहाँ पर, फिलीपींस में अपना 5वां पेस स्टूडियो जो है वो लॉन्च किया है। पेस स्टूडियो का मतलब क्या होता है, जहाँ पर डिजिटलाइजेशन को लेकर के काम किया जा रहा है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। टाटा की तरफ से जो डिजिटल सर्विस और सेवाएं दी जा रही है उसकी बात कर रहे हैं। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी। और यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है, एडीबी का हेडक्वार्टर है, अभी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मनीला में ही आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर, मनीला के अंदर। अच्छा, ब्रह्मोस को सबसे पहले निर्यात किया हमने, सबसे पहली बार जो हम लोगों ने ब्रह्मोस को बेचा था वो किसको बेचा था, वो फिलीपींस को ही बेचा था। किसकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। गोल्डन राइस अगर हम बात करें यहाँ पर, तो गोल्डन राइस भी सबसे पहले जो है हमने किसने अप्रूव किया था, वो फिलीपींस ने ही अप्रूव किया था। और बैन भी खैर उसी ने कर दिया, तो ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि बैन अभी हाल ही में हुआ है। तो ये गोल्डन राइस बैन करने वाला पहला देश कौन, तो फिलीपींस। कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर रिवाइज करनी है। हाल ही में झारखंड में पहली ट्रांसजेंडर सीएचओ मतलब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात कर रहे हैं। इनका नाम है अमीर महतो, है ना, ये ट्रांसजेंडर हैं अमीर महतो। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेमंत सोरेन को, जो कि मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इनको अपॉइंट किया है। और झारखंड में पहली सरकारी नौकरी पाने वाली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो अमीर महतो बनी है। सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं हाल ही में किस एयरलाइन में विस्तारा एयरलाइन का विलय होगा। किस एयरलाइन में विस्तारा एयरलाइन का विलय यानी कि मर्जर होने वाला है। अब आने वाले टाइम में आपको विस्तारा के टिकट देखने को नहीं मिलेंगे, एयर इंडिया की वेबसाइट पे ही टिकट आपको मिलेगा, ठीक है। विस्तारा जो है वो एयर इंडिया में शामिल होने वाली है, तो एयर इंडिया आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। वहीं पे बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, किस देश के सबसे तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सैनन गैब्रियल जो है ये एक फास्ट बॉलर है और इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। कहाँ के हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। इनको वैसे फेस से आप देखेंगे ना तो बाय द कलर आप समझ सकते हैं कि ये वेस्ट इंडीज़ के ही है, तो वेस्ट इंडीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अभी शिखर धवन का नाम, है ना, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। दिनेश कार्तिक के बारे में ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ केदार जाधव का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। अभी इंग्लैंड के एक प्लेयर ने भी संन्यास की घोषणा की है, उसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि वो कौन है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है उनके बारे में और आपको बताना है कि इंग्लैंड के किस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को किस देश से में निलंबित किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, उसी ट्विटर के नाम को बदल करके एक्स कर दिया गया था। एलन मस्क ने इस कंपनी के जितने भी अधिकार हैं वो हासिल कर लिए, उन्होंने खरीद लिया है। और एक्स की बात करें तो ये जो एक्स है, इसको जो ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ की, ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि ब्राज़ील जो है अब यहाँ पर अब ब्राज़ील में एक्स अपनी सेवाएं नहीं देगा, ठीक है। तो पाबंदी लगाई है किसने, ब्राज़ील ने। तो बात करते थोड़ा सा ब्राज़ील की। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे ब्राज़ील को, है ना, ये क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो इस महाद्वीप के अंदर ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं ये आपका क्या है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील की बात करें अगर तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। रियल यहाँ की क्या है, करेंसी है, मुद्रा है। राष्ट्रपति की बात करें तो लूला डी सिल्वा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देश और राजधानी जरूर याद रखिएगा, और कुछ नहीं तो कम से कम देश और उसकी राजधानी तो जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है, जो कि ब्राज़ील के अंदर पाए जाते हैं। कॉफ़ी के बागान जो ब्राज़ील में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फाजिंडा। याद रखिएगा, कॉफ़ी उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर 1 पर कौन है, तो कॉफ़ी उत्पादन में शीर्ष देश ब्राज़ील है, ठीक है।
कल मैंने आपसे लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा था कि निर्मला सीतारमण ने किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। तो निर्मला सीतारमण ने जो जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था वो उदयपुर राजस्थान के अंदर किया था। ठीक है, आज फिर आपके पास एक छोटा सा क्विज है कि बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक जो है वो किस राज्य ने पारित किया है। आपको बताना है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर हो सकता है। और हाँ, आज के लाइक का जो टारगेट रखा गया है मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए आप जरूर इसे लाइक कीजिएगा, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।